guys, we'll be starting today's session now. Okay, तो फिर आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस किसने देखा है? How many of you have seen today's problem statement? Anyone? So okay, so what today's problem statement says is that you're given an array or a list called ARR which consists of an integer. हम लोग का टास्क क्या है? We have to find distinct triplets such that उनके values को जब मैं add करता हूँ, that value should add up to k. So an array is said to have a triplet when ARR I, ARR J, ARR K. ऐसे मेरे पास तीन values हैं, उन तीनों का add करो तो value k आता है, and I is not equal to J, J is not equal to K, and I is not equal to J. मतलब दो values same नहीं रह सकते basically. So like how can we solve this? One possible method is कि obviously मैं array में जितने भी possible solutions है सबको brute force करने की कोशिश करूँगा, right? So let's just हाँ, तो एज आई सेड एक जो पॉसिबल सोल्यूशन है कि मैं जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सबको ट्राई करूंगा, सब में देखूंगा कि इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है क्या, राइट? लेकिन दैट्स अ रियली बैड सोल्यूशन क्योंकि मुझे तीन फॉर लूप लगेंगे क्योंकि आई हैव थ्री नंबर्स, सो आई विल नीड थ्री फॉर लूप्स एंड दैट विल लीड द सोल्यूशन टू बी समवेयर अराउंड O of n cube. तो दिस इज अ नेव अप्रोच व्हिच वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस हम लोग को चाहिए कि आवर सॉल्यूशन नीड्स टू बी डिस्टिंक्ट एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, हम लोग एक सेट ऑफ वेक्टर्स बनाएंगे. अभी सेट का स्पेशलिटी ये रहता है कि इट कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इसलिए हम लोग सेट यूज कर रहे हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक फॉर लूप यूज करूंगा जो i इक्वल टू 0 से एंड ऑफ द एरे तक जाता है, एंड ऑफ द एरे नहीं n-2 तक जाता है. सिंस ईच वैल्यू इज डिस्टिंक्ट, मेरा i जो है इट कैन नेवर बी द लास्ट वैल्यू, अगर वो लास्ट वैल्यू हो गया तो j और k के लिए जगह नहीं बचेगा. सिमिलरली j कैन नॉट बी इक्वल टू i, इसलिए आई स्टार्ट j फ्रॉम i+1 और वो फिर n-1 तक जा सकता है, दैट इज द सेकंड लास्ट एलिमेंट. सिमिलरली k, सिंस k कैन नॉट बी इक्वल टू i और j, मैं k को उसके भी आगे स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट k एट j+1 एंड व्हाट डू आई से कि k का वैल्यू हैज टू बी, k का वैल्यू मैक्स टू मैक्स लास्ट तक जा सकता है, इसलिए k लेस देन n. k प्लस प्लस से मेरा वैल्यू बढ़ता रहेगा, सिमिलर विथ i प्लस प्लस j प्लस प्लस. तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं i j k इसका जितना भी कॉम्बिनेशन है फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस, आई विल चेक इफ arr i प्लस arr j प्लस arr k is it equal to the value k that we have been provided. यहाँ पर जो k दिया इट्स अ कैपिटल k और ये स्मॉल k, तो वो दोनों डिफरेंट है, जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को. सो ये दोनों सेम नहीं है, बट सेम नहीं है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. सो या मैं फिर इसके अंदर एक वेक्टर को डिफाइन करता हूँ कॉल्ड एज ट्रिपलेट. मैं ट्रिपलेट के अंदर ARR I, ARR J और ARR K की वैल्यू को पुश करूंगा. देन आई विल सॉर्ट इट. नाउ यू माइट आस्क कि हम इसे सॉर्ट क्यों कर रहे हैं. हम लोग इसे सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन. सो सपोज एक सॉल्यूशन मे बी इज 1 2 3 एंड वी गेट अनदर सॉल्यूशन आफ्टर दैट व्हिच इज समथिंग लाइक 2 3 1. तो 1 2 3 एंड 2 3 1 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो इसके लिए हम लोग सॉर्ट करते हैं, सिंस 1 2 3 2 3 1 3 2 1 ये सब को जब मैं सॉर्ट करूंगा देन देयर आउटपुट विल ऑलवेज बी 1 2 3. दैट्स व्हाई आई एम सॉर्टिंग माय वेक्टर एरे ट्रिपलेट. तो मैं इसे सॉर्ट करूंगा. आफ्टर दैट आई ट्राई टू फाइंड इट इनसाइड माय सेट पॉसिबल. अब वो देखेगा कि वो पॉसिबल के अंदर मेरा जो ट्रिपलेट वेक्टर है डज इट एग्जिस्ट. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इट गिव्स an output called as possible dot end. मतलब basically it's not there. That's why what I say, if possible dot find triplet equals possible dot end. मतलब अगर possible dot find मेरे सेट में नहीं है देन आई पुश इट ऑन टू द आंसर वेक्टर जो मैंने इधर ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वेक्टर वेक्टर एंड ans. सिंस वेक्टर वेक्टर एंड ans मींस इट्स एन वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, उस वेक्टर के अंदर और बहुत सारे वेक्टर्स हैं. तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मेरे ट्रिपलेट वैल्यू को पुश कर दूंगा एंड पॉसिबल के अंदर भी पुश कर दूंगा सो एज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस. बट अगर तुम देखोगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी O of n cube which is really a bad time complexity. and अगर हमें ये सॉल्यूशन लीड कोड में एक्चुअली डालेंगे, कोडिंग इंडियाज में डालेंगे, then it will give us a time out because it's taking too much time, especially since इसके constraints बहुत high है, the number of elements is up to 10 raised to 6. All right. So what's a better slash best approach इसके लिए? So a better slash better best approach will be कि हमें क्या चाहिए कि x plus y plus z equals to k. So I can also write x plus y plus z equal to k as x plus y is equal to k minus z. और अगर x plus y equals k minus z, then I will have to explore less possibilities. All right. So
दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू हियर। सबसे पहले मैं मेरा जो पूरा एरे है आई सॉर्टेड। सो इसे सॉर्ट करने से क्या होगा, ऑल द वैल्यूज दैट आर सिमिलर दे विल गेट ग्रुप टुगेदर। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरे बिफोर वाज मे बी 1 2 3 3 2 1, फ्रॉम दैट इट विल जस्ट बिकम 1 1 2 2 3 3। तो मेरे जो वैल्यूज सेम है वो सब अभी एक साथ हो गए। उसके बाद व्हाट आई डू, एज आई सेड, मैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड x plus y plus z equals to k, I try to find x plus y equals k minus z. To the target that we have to find, the value that I have to find, I change it to k minus arri. फॉर लूप यूज करके मैं i की वैल्यू को स्टार्ट टू एंड सारे एलिमेंट्स को विजिट कराऊंगा। ऑलराइट, so that all the combinations, all the possibilities can be explored. अभी इसमें मैं अलग क्या करूंगा, आई विल हैव टू indices, front and back. Front जो रहेगा it will point to the element right after I, whereas back will point to the back of my array. तो फिर मैं क्या करूंगा, while front less than back, कि जब तक front और back एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक what I do is कि int sum, मैं एक sum ले रहा हूँ, int sum is equal to arr front plus arr back। मतलब मैं जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है उन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, अभी मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ एंड इफ माय सम इज लेस देन दैट ऑफ द टारगेट, ठीक है, द टारगेट दैट वी हैव टू रीच विच इज k minus arri, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सम का वैल्यू कम है, मुझे सम का वैल्यू बढ़ाना है। इफ आई वांट टू इंक्रीज सम का वैल्यू तो मुझे फ्रंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिंस अगर मैं फ्रंट को आगे बढ़ाऊंगा तो arr फ्रंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, सिंस माय array इज सॉर्टेड, राइट, हम लोग ने यहाँ सॉर्ट किया था। तो अगर मैं फ्रंट को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा सम का वैल्यू भी बढ़ेगा, एंड इफ सम का वैल्यू इज लेस देन टारगेट दैट्स व्हाट यू वांट। अगर लेकिन सपोज उसका रिवर्स केस हो कि द वैल्यू ऑफ सम इज ऑलरेडी मोर देन टारगेट, तो हमें हम लोग के सम के वैल्यू को कम करना है, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बैक को एक स्टेप और पीछे लूंगा। अगर मैं बैक को एक स्टेप और पीछे लूंगा तो arr बैक का वैल्यू कम होगा, सिंस माय array इज सॉर्टेड, इसलिए आई राइट बैक माइनस माइनस। बट ये छोड़ के देयर इज आल्सो द केस कि मेरा जो आंसर है वो बराबर है, दैट इज फ्रंट इज इक्वल टू बैक। सो व्हाट डू यू डू इफ फ्रंट इज इक्वल टू बैक? तो मैं एक तो उसे पुश कर दूंगा बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज माई राइट आंसर, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। तो मैं ARR फ्रंट और ARR बैक, द ट्रिपलेट जो है मेरे पास, उसको पुश कर दूंगा। मैं उसके साथ साथ सिंस हमारे जो वैल्यूज है वो बैक टू बैक हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड मेरे एग्जाम्पल में, इफ द वैल्यूज वाज द सॉर्टेड एरे बिकम्स 1 1 2 2 3 3, अगर मेरा एरे ऐसा हो जाता है देन अगर मेरा एरे ऐसा हो जाता है देन ऑब्वियसली अगर मैं फ्रंट को अभी इसके बाद वापस बढ़ाऊंगा इट विल अगेन एंड अप ऑन 2। बैक को भी सपोज मैंने उसके बाद इमीडिएटली कम पीछे ले लिया तो इट्स अगेन ऑन 3 एंड दैट विल गिव मी अ रॉन्ग आउटपुट, राइट। क्यों? क्योंकि मैं वापस वही कॉम्बिनेशन अंदर पुश करने का कोशिश करूंगा, इसलिए आई जस्ट स्टोर द वैल्यू टेम्पररीली इन माय टू टेम्पररी वेरिएबल्स x एंड y। और मैं क्या बोलता हूँ, व्हाइल फ्रंट इज लेस देन बैक, मतलब जब तक फ्रंट और बैक एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, एंड ARR फ्रंट इज इक्वल टू x, मतलब जब तक मेरा फ्रंट का वैल्यू बढ़ता नहीं है मैं फ्रंट का वैल्यू बढ़ाते रहूंगा, सो दैट माय फ्रंट फाइनली रीचेस अ न्यू वैल्यू एंड मेरा जो पुराना आंसर का सेट है दैट डजंट गेट रिपीटेड। इसलिए आई रोट फ्रंट प्लस प्लस यहाँ पर, सिमिलर विद बैक, लेकिन इसमें मुझे पीछे लेना है, सो इंस्टेड आई राइट बैक माइनस माइनस। ऑलराइट, ये होने के बाद अभी मुझे आई का वैल्यू भी बढ़ाना है, तो एज आई सेड मुझे सॉल्यूशंस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो मेरा जो केस था 1 1 2 2 3 3, ठीक है, वैसे अगर कोई केस इफ आई हैव, ऑलराइट, तो उस केस में अगेन मेरा आई जो है वो पहले 1 पे था वो वापस 1 पे आ गया, तो इट विल अगेन पुश द सेम सॉल्यूशन बैक इनटू माय आंसर का वेक्टर। इसलिए मैं सेम चीज आई के साथ भी करता हूँ। व्हाट डू आई से कि व्हाइल आई इज लेस देन n, i plus 1 इज लेस देन n, एंड ARR I is equal to ARR I plus 1, मतलब जब तक मेरा I का वैल्यू बढ़ता नहीं है और जब तक मेरा इंडेक्सिंग एरे के अंदर है तब तक I का वैल्यू बढ़ाते रहो। फिर वो हम लोग इसी चीज को रिपीट करेंगे एंड वी फाइंड टू ट्राई टू फाइंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑफ द each element of the vector that they are provided with ARR, उसे ANS में स्टोर करें as I said, and after that we return ANS. So does anyone have any doubt related to these two approaches? किसी को कुछ doubt है? Can you explain the last file note again? So I will just What does the ANS do? ANS is just a vector to store the answers.
since you can have more than one solution, right? So ANS is a vector of vectors that you use to store all the solutions, store all the answers. So as for the while loop is which you didn't understand, suppose after sorting my array becomes say something like this, all right? 1 1 2 2 3 3 4 4. All right. Suppose my value of k जो सम मुझे ढूंढना है से उसका वैल्यू इट्स 6. ऑल राइट. सपोज k का वैल्यू इट्स 6. तो ऑब्वियसली इनिशियली i मेरा यहाँ पे रहेगा, राइट. my I will initially be here. तो मेरा target, the variable that I have defined, I will just write it as star here. That becomes 5 since 6 minus 1 is 5. मेरा front यहाँ पे होगा, back यहाँ पे होगा. अब मैं क्या करूँगा? I will do 1 plus 4. 1 plus 4 is less. 1 plus 4 is exactly 5, right? 1 plus 4 का value it's exactly 5, right? तो मतलब I have reached the value that I want. तो मैं उसको मेरा जो vector था which I had initialized पहले ANS, उसके अंदर ये वैल्यूज पुश कर दूंगा डॉट डॉट डॉट. अभी के लिए मैं इसको डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. उसके बाद सपोज मैं आगे जा रहा हूँ, राइट. तो उसके बाद वी लाइक वांट टू सी कि और भी कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है क्या करके, राइट. तो अगर मेरा फ्रंट सपोज यहाँ पर ही रहा, बैक यहाँ पर ही रहा, अगेन लाइक सपोज बैक यहाँ पर आ गया अभी मेरा, राइट. तो सिंस मेरा वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इट विल अगेन ट्राई टू पुश द सेम सॉल्यूशन कि 1 1 2 2 3 3 4 4 है. सपोज इधर और एक 1 है, मैं उसको बस एक आगे कर दिया सपोज, तो फ्रंट यहाँ पर अभी आ गया, राइट. तो अगर मैं वो वाइल लूप नहीं यूज करूंगा तो मेरा अभी अगेन मैं चेक करूंगा कि i प्लस f प्लस b इज एट 6 करके, तो इट विल अगेन बी 6. तो मैं वापस सेम वैल्यू मेरे आंसर वाले एरे के अंदर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, which will give you a wrong answer, right? Since your answer can't have duplicate elements. तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि instead of blindly moving f forward and b backward once we get solution, उसकी जगह what do I say कि अगर मेरा next element और current element same है, अगर मेरा next element और current element same है, then I will again increment it by 1 till मेरा next और current element same ना हो कि like the next and current element same है, incremented by 1. ये अभी वापस सेम थे दोनों, इसलिए अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1 टिल मेरा f यहाँ पे आ जाता है. सो दैट्स व्हाट माय व्हाइल लूप इज डूइंग यहाँ पे कि व्हाइल फ्रंट इज लेस देन बैक, व्हाइल फ्रंट इज लेस देन बैक एंड वैल्यू ऑफ ARR फ्रंट, मतलब अभी जो करंट वैल्यू है मेरा फ्रंट में, इट इज इक्वल टू x. अभी x क्या है? द ओल्ड वैल्यू दैट ARR फ्रंट हैड, और हम लोग को वो वैल्यू रिपीट नहीं करना है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फॉर लूप, व्हाइल लूप. डिड यू अंडरस्टैंड? Yeah, I understood. Does anyone else have any other doubt? ये वाले में या फिर naive approach में? Okay, so moving on ahead. Can't we take only unique values in the vector? So yes, you can only take unique values in the vector, but for that you will need a set like we had used last time. And then set will again require additional space, which will, decrease the space complexity. It will use extra space. That's why instead we are opting for this approach. Okay. Any other doubt, anyone? Okay, so moving on ahead. So आज का next question was that you are given an array or a list ARR of size n. This array represents an elevation map. Elevation map मतलब क्या कि मेरा हर एक जो इंडेक्स है वो मेरी लैंडस्केप की हाइट देगा मुझे, ऑल राइट. सो ARRI denotes the elevation of I, the bar, and so on. What we have to print is a total amount of rainwater that can be trapped in these elevations. So let's see what do they mean by that. So suppose मेरा input है n equal to 6, मतलब मेरे 6 elements है, and my array is something like 3 0 0 2 0 4. इसका मतलब क्या हुआ? मेरा इंडेक्स 0 पे जो कॉलम है that has a height of 4, the next one has a height of 0, the next one again has a height of 0, the column after that has a height of 2, the column after that again has a height of 0, and the last column is a height of 4. अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है इसमें what is the total amount of water that can be trapped. तो मेरा वाटर का लेवल तो यही रहेगा क्योंकि इससे अगर ज़्यादा रहा पानी तो इट विल ऑब्वियसली ओवरफ्लो. तो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर. तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करने जाए तो यहाँ पे 1 2 3 इस कॉलम में आई कैन स्टोर 3 cubes of water, 3 units of water.
सेम यहाँ पर, सो 3 + 3 is 6. यहाँ पर आई कैन ओनली स्टोर 1 यूनिट ऑफ वाटर सिंस मेरा जो टोटल हाइट ऑफ 3 यूनिट्स है उसमें से 2 यूनिट मेरा कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है, सो वी आर एट 7 यूनिट्स. और इस लास्ट वाले में अगेन इट्स ऑक्यूपाइंग 3 यूनिट्स, सो द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय माय वाटर इज 10 यूनिट्स. तो now how will you solve this? So the naive approach or the worst approach in this will be कि मैं हर एक कॉलम पे जाऊंगा, मैं देखूंगा उसकी लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम हाइट क्या है और राइट साइड पे मैक्सिमम हाइट क्या है. सिंस मेरा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक बार मुझे मैक्सिमम हाइट आई गेट, यूजिंग दैट आई कैन कैलकुलेट कि मेरे करंट कॉलम में कितना पानी रहेगा. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें देखने जाए तो लेट्स सी दिस कॉलम. ऑलराइट, इसको लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू इज 3, राइट का मैक्सिमम वैल्यू इज 4. अगर मेरा लेफ्ट का मैक्सिमम वैल्यू इज 3 और राइट का मैक्सिमम वैल्यू इज 4 और मैं इसमें पानी भरना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा हाइट 3 से ज़्यादा पानी भर सकता हूँ क्या? मैं नहीं भर सकता, क्योंकि उसके बाद पानी ओवरफ्लो होगा. सो दैट्स व्हाट आई डू फॉर एवरी कॉलम. तो वैसे करके आई कैन कैलकुलेट कि यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ वाटर रहेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी 3 यूनिट्स रहेगा. यहाँ पर क्या होगा, मैं देखूंगा कि लेफ्ट का मैक्सिमम वैल्यू इज 3, राइट का मैक्सिमम वैल्यू इज 4, बट मेरा जो करंट कॉलम है उसका हाइट भी कुछ तो है, उसका हाइट इज 2, सो 2 यूनिट्स विल बी एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय माय कॉलम. इसलिए what will I do? I will say कि यहाँ पर the amount of water that can be stored in this column will be 3 minus 2 since 2 units is occupied by my column. And it's another important thing कि हम लोग को max value देखना है. Since for example as I said ये वाला column अगर हम लोग देखें, alright, let me see this column right here. मेरा लेफ्ट का में एक ही कॉलम है और उसका मैक्स वैल्यू आई टेक दैट इज 3. राइट में लेकिन मेरे दो कॉलम है, वन इज ऑफ हाइट 2, अदर इज ऑफ हाइट 4. लेकिन मेरा जो हाइट 2 वाला कॉलम है, सिंस वो 3 और 4 दोनों से कम है, वो सबमर्ज होने वाला है. ऑलराइट, इसलिए मैं मैक्स वैल्यू लूंगा हमेशा. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. मैं लेते वक्त हमेशा मैक्स वैल्यू ले रहा हूँ लेफ्ट और राइट का. दैट्स व्हाट वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर. कि मैं फॉर इंट i इक्वल टू 1, इंट i इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 0 की जगह? क्योंकि मेरा 0th कॉलम तो मेरा बाउंडिंग बॉक्स रहेगा कि उधर ऑलरेडी कॉलम है, उसके ऊपर तो पानी नहीं जा सकता, उसमें कुछ पानी नहीं जा सकता उस कॉलम में, क्योंकि वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा. दैट्स व्हाई स्टार्ट फ्रॉम इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n माइनस 1. क्योंकि सिमिलरली मेरे लास्ट कॉलम में भी कुछ पानी नहीं रह सकता, उसके ऊपर कुछ भी पानी रहा वो ओवरफ्लो हो जाएगा. तो i लेस देन n माइनस 1 एंड i प्लस प्लस, मतलब मैं बेसिकली हर एक कॉलम विजिट कर रहा हूँ और उसमें का वैल्यू आई ट्राई टू फाइंड कि उसमें कितना पानी है कैन स्टोर. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं और एक वेरिएबल डिफाइन करके रखता हूँ टू स्टोर माय आंसर इन, व्हिच इज लॉन्ग आंसर 0ll. 0ll क्या करता है? इट डिफाइंस 0 बट एज लॉन्ग. तो it is basically defining 0 as data type long. That's why I have written long ANS is equal to 0ll, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप भी उन लोग को long चाहिए. Long basically it increases the amount, it's int but a longer int, and long int is longer int basically. So yeah, so moving on, मैं क्या करूँगा, मैं मैक्स लेफ्ट हाइट इनिशियली एरर आई डिफाइन करूँगा कि मैं इनिशियली अज्यूम करूँगा कि मेरा जो कॉलम है उसी का हाइट मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा हाइट वाला कॉलम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा. मैं फॉर लूप लगा के चेक करूंगा कि मेरे लेफ्ट साइड को ऐसा कोई कॉलम है क्या जिसका वैल्यू मेरे करंट कॉलम से ज़्यादा है. अगर ऐसा कोई कॉलम रहा देन आई चेंज मैक्स लेफ्ट हाइट का वैल्यू. आई डू द सेम विद मैक्स राइट हाइट कि मैं करंट कॉलम को मैक्स हाइट कंसिडर कर रहा हूँ और उसके राइट साइड को देख रहा हूँ कि उससे कोई ऊंचा वाला एग्जिस्ट करता है क्या. उससे कोई ऊंचा वाला अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो मैं उसे मैक्स राइट हाइट का वैल्यू दे दूंगा, वरना मैं वही रखूंगा. उसके बाद उस स्पेसिफिक कॉलम में कितना पानी रहेगा, उस स्पेसिफिक कॉलम में द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड विल बी द मिनिमम बिटवीन मैक्स राइट का हाइट एंड मैक्स लेफ्ट का हाइट. तो अगर मैं इधर देखूंगा, जैसे इसमें मैक्स लेफ्ट हाइट वाज 3, मैक्स राइट हाइट वाज 4, इसलिए इसमें 3 कॉलम्स वाटर स्टोर हो रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा रहा तो इट विल ओवरफ्लो फ्रॉम द लेफ्ट साइड. दैट्स व्हाई से मैक्स राइट हाइट मैक्स लेफ्ट हाइट का मिनिमम ढूंढ रहे हैं हम लोग, दैट विल बी अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड देयर. बट एज आई सॉ कि अगर उधर ऑलरेडी कोई कॉलम है तो हमें उसका वैल्यू भी डिडक्ट करना पड़ेगा, सिंस उसके ऊपर पानी, उसके अंदर तो पानी नहीं रहेगा मेरा. इसलिए आई राइट माइनस ARRI, तो मैं वो वैल्यू निकाल रहा हूँ. एंड सिंस ANS को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इट हैज़ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0, मैं ANS प्लस यूज करके उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाऊँगा विद द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ईच कॉलम. एंड एंड में आई विल देन रिटर्न ANS, जिसमें my value of total amount of water stored will be.
So yeah, this is your naive approach. इसका जो time complexity है, it will come out to be O of n square, क्योंकि मैं 2 for loop use कर रहा हूँ. मैं कोई additional variables as such नहीं use कर रहा, कोई additional array नहीं use कर रहा, इसलिए इसका space complexity is O of 1. Does anyone have any doubt in this one? Okay, so moving on ahead. Why are we defining 0 as LL? As I said, we are defining it as 0LL to give it a data type of long, वरना it will give you data type mismatch, क्योंकि if I just write it as 0, it will be considered an integer, and if you are assigning an integer to long, तो वो error देगा. That's why we have to write 0LL. I hope that covers it out. Okay, so moving on to the next approach. So is there a better way we can do it? So yeah, actually there is a better way in which we can do it. तो इस वाले अप्रोच में व्हाट वी डू कि इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ मैं हर बार लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम हाइट ढूंढते बैठ रहा हूँ, आई विल जस्ट गो वंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मैं बस एक बार जाऊंगा लेफ्ट से राइट तक, एंड आई विल फिगर आउट द मैक्सिमम हाइट एट द लेफ्ट एंड राइट ऑफ ईच वन ऑफ दोस. ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट आई डू हियर. तो लास्ट टाइम जैसे मैंने टोटल अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर के लिए एक वेरिएबल लॉन्ग क्रिएट किया, उसको 0LL यूज करके डिफाइन किया. After that, I use long star left max equals new long n और फिर round brackets. ये basically क्या करेगा? It will create a dynamically allocated array of size n, और उसके जो अंदर के arrays values है उनको सबको 0 से initialize करेगा. So that's what it does. So ये मेरा जो रहेगा array, it will store left max वाला, it will store the maximum height to the left of each element उसके index पे, इसलिए उसका size will be n. Similar with right max, it will store all the maximum heights to the right of each index. तो अगर if I say index 1 if I access और left max, it will have the maximum height to the left of it. right max का मैंने access किया तो first column के right side को maximum height क्या है वो उधर stored रहेगा. तो obviously ये value use करने से पहले we'll have to compute it. So to calculate left max, I will start from the left side. So for left max 0, that is the 0th element, it will obviously be the same as my ARR 0, क्योंकि उसके लेफ्ट को तो कुछ है ही नहीं, तो वही मैक्स रहेगा. So that's what I write here. Left max 0 is equal to ARR 0. उसके बाद I use a simple for loop to iterate over the whole elevation map, and for each left max का value, what do I say? Max, which is an inbuilt function जो आपको max value return करेगा. Find the max between the left max I minus 1. Left max I minus 1 मतलब इसके पहले का value and the current value. So the way this works is basically, अगर सपोज ये कॉलम को, तो इस कॉलम के लिए तो मैंने डायरेक्ट 3 डिफाइन कर दूंगा, सिंस आई सेड कि ARR 0 सॉरी लेफ्ट मैक्स 0 इज इक्वल टू ARR 0. 1 वाले के लिए व्हाट डू आई से कि इसका मैक्स और इसका मैक्स आई विल कंपेयर. सो दिस इज 3, दिस इज 0, तो इसका लेफ्ट मैक्स बिकम्स 3. तो फिर अभी मैं इसमें जाऊंगा, अभी आई विल रीटेक द ओल्ड वैल्यू कि इसका लेफ्ट मैक्स क्या है. ऑलराइट, तो मैं इसका लेफ्ट मैक्स इसलिए ले रहा हूँ सो दैट basically I don't have to take the whole thing again, क्योंकि इसका जो left max है it will be the combined left max of both of these. So instead of putting all 3 of these inside my max function using a for loop, I can just take इसका left max and compute the max of all the things to its left. So that's what I'm doing here. The left max is equal to max of left max I minus 1 comma ARR. इस चीज में किसी को डाउट है, कुछ समझा नहीं? ओके, सो मूविंग ऑन अहेड, मैं सिमिलर चीज राइट मैक्स के साथ भी करूंगा. तो राइट मैक्स में राइट मैक्स n माइनस 1, दैट इज माय लास्ट एलिमेंट, इसके राइट साइड पे कुछ तो नहीं रहेगा, इसलिए व्हाट ऐसे कि राइट मैक्स n माइनस 1 विल बी इक्वल टू ARR n माइनस 1. मैं वापस फॉर लूप अप्लाई करूंगा, मैं वापस सेम चीज करूंगा, बट सिंस हम लोग को राइट साइड के वैल्यूज अभी चेक करना है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग I minus 1 आई विल हैव I plus 1. अगेन आई विल हैव द मैक्स फंक्शन, मैं सेम चीज करूंगा, हर एक एलिमेंट के लिए राइट मैक्स ढूंढूंगा और उसे स्टोर करूंगा उसके प्रॉपर इंडेक्सिंग पे. उसके बाद ऑल आई हैव टू डू इज कि मुझे और एक फॉर लूप लगाना है. टोटल वाटर स्टोर जिसका इनिशियली वैल्यू 0 है, उसको हर एक कॉलम के स्टोर वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है. तो हम लोग ने लास्ट टाइम ये जो फॉर्मूला यूज किया था, रिमेंबर, min of max right height comma max left height. इधर सेम फॉर्मूला विल यूज कि min of right max comma left max minus ARR I. मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा. मेरा टोटल वाटर स्टोर विल बी इंक्रीमेंटेड पर कॉलम, क्योंकि फॉर लूप में I will be visiting each of the columns. तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा till I actually get the value of total water stored.
उसके बाद हम लोग जो लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स डायनामिकली लोडेड एरेज है उनको डिलीट करेंगे एंड आफ्टर दैट आई जस्ट रिटर्न द टोटल वाटर स्टोर्ड। तो इस अप्रोच में डज एनीवन हैव एनी डाउट? दिस इज एन बेटर अप्रोच सिंस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1 क्योंकि इसमें हम लोग का कोई भी नेस्टेड फॉर लूप नहीं है। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल कम आउट टू बी O of n। इसमें वी आर यूजिंग एडिशनल स्पेस दैट इज लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स क्योंकि हम दो नए एरे बना रहे हैं, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O of n। So due to this wala approach is better. So does anyone have any doubt or issues in this solution? Okay, so let's move on to the best approach now. So best approach में हम लोग क्या करेंगे? I will first iterate over the whole feature map, elevation map, and I find a peak of the said elevation map की मेरा highest point कौन सा है। Alright, अभी मुझे एक बार highest point मिल गया तो मैं उसके लेफ्ट और राइट पे जाऊंगा and I will try to compute all the values. So just to give you guys a small example. Say suppose I have something like this, all right? तो मेरा पीक ये रहेगा since this is my highest column, right? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लेफ्ट साइड में जाते रहूँगा and till I find a max so far, ठीक है? तो I will start from the left. So अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा till peak तो मेरा max so far initially यहाँ पे रहेगा, all right? Call it MSF max so far। तो मैं इनिशियली ये रहेगा मैक्स सो फार। अभी मैं देखूंगा कि और कोई वैल्यू है क्या। ऑलराइट, आई विल जस्ट ड्रॉ ऑल वाटर इन सभी का वाटर लेवल्स, या सो आई विल जस्ट यूज द मैक्स सो फार। तो मेरा मैक्स सो फार इनिशियली लेफ्ट में है, तो यूजिंग दैट आई कैन कंप्यूट यहाँ पर कितना पानी है, उसके बाद आई कैन कंप्यूट यहाँ पर कितना पानी है, उसके बाद आई गेट दिस वॉल हियर, तो फिर ये यूज करके आई कैन कैलकुलेट यहाँ पे कितना पानी है। तो उसके बाद फ्रॉम द लेफ्ट साइड आई डू द सिमिलर थिंग फ्रॉम राइट साइड, जहाँ पे मेरा मैक्स सो फार यहाँ पे रहेगा इनिशियली। ऑलराइट, सिंस ये ना मैक्स सो फार है, दिस इज द डिटरमाइनिंग हाइट मेरे इसमें, तो फिर आई विल डू द सेम थिंग कि मैं राइट टू लेफ्ट जाते रहूँगा टिल आई एनकाउंटर दिस कॉलम। तो आई काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी कॉलम्स दैट आई हैव पास्ड और उनको ऐड करूँगा एंड सो ऑन। सो लाइक सिमिलर थिंग वी हैव implemented in our code here. So what do I do is कि मैं एक पीक वैल्यू ढूंढना है मुझे, राइट? आई हैव टू फाइंड अ पीक वैल्यू। सो ऐसे लॉन्ग पीक इज इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियली मुझे पता नहीं मेरा पीक का हाइट क्या है। सिमिलरली लॉन्ग एंस मतलब लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 एन, मतलब लास्ट टाइम जैसे मैंने मेरे आंसर को इनिशियलाइज किया। नाउ इफ एन इक्वल टू 0 कि मेरा बेसिकली कोई भी वैल्यू अगर नहीं है इसमें, तो ऑब्वियसली लाइक if there are no columns there will be no water to return 0 ln. So that is just an edge case that we take care of. उसके बाद what I say कि लॉन्ग पीक वैल्यू कि मेरा जो पीक का वैल्यू है that is ARR 0, उसको भी मैं ARR 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद I use a for loop to locate the max value that is present, the peak value that is present. तो मैं क्या देख रहा हूँ, if ARR का वैल्यू is more than equal to the peak's value then peak will become too high, मतलब मैं peak का which is my index to the peak उसका वैल्यू I am changing, और peak value which is the value inside the array at that index वो भी I am changing। तो ये for loop यूज करके भी locate the peak। Alright, now as I said हम लोग total amount of water जो है वो left to right compute करने वाला है। The total amount of water that we are computing, we will be computing from left to right. Alright, so उसके लिए what we'll do कि long max so far is equal to -1। मैं -1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि obviously no column can have a negative height, तो मैं -1 लूंगा तो any column will obviously always have a height that will be more than max so far। I initialize to another variables count submerged and submerged area, ठीक है? काउंट सबमर्ज विल काउंट कि अभी तक कितने कॉलम्स मेरे सबमर्ज्ड हैं, whereas सबमर्ज एरिया विल काउंट कि मेरा जो एरिया सबमर्ज है उसमें से कितना कॉलम है। ऑलराइट, सो व्हाट इट बेसिकली मींस आई विल जस्ट quickly explain is कि suppose
तो फिर यहाँ पे मेरे ओवरऑल 3 कॉलम्स है बीच में, सो मेरा जो काउंट सबमर्ज्ड रहेगा दैट विल बी 3, राइट, दैट विल बी 3 सिंस मेरे 3 कॉलम सबमर्ज्ड है। एंड सबमर्ज्ड एरिया मतलब कितना एरिया मेरा सबमर्ज्ड है, हाउ मच ऑफ द एरिया इज सबमर्ज्ड बट कांट बी यूज, दैट विल बी 1 क्योंकि इसका हाइट 1 है एंड वी कांट यूज इट। तो मेरा ये जो रहेगा काउंट सबमर्ज्ड दैट विल बी 3 whereas submerged area will be 1। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वन थिंग दैट आई कैन डू इज 3, हाँ इसका अगर आई कंसिडर द हाइट, इसका हाइट इज 3, सो इट विल बी 3 + 2 क्योंकि यहाँ पे मतलब 3 वाटर रहेगा, यहाँ पे 3 वाटर रहेगा, इसका हाइट अगर 1 है तो यहाँ पे 2 वाटर रहेगा, तो टोटल वाटर कम्स आउट टू बी 8। सो दैट्स वन वे आई कैन कंप्यूट इट, मैं सबको ऐड कर दूंगा। अनदर वे आई कैन कंप्यूट इट इज कि आई नो देयर आर 3 कॉलम्स सबमर्ज्ड, आई नो कि मेरा लिमिटिंग हाइट जो है, जो बाउंडिंग हाइट है दैट्स 3, सो आई मल्टीप्लाई इट विद 3 एंड आई नो कि मेरा सबमर्ज्ड एरिया 1 है, so I can do 3 into 3 minus 1 which will also come out to be 8, right? So that's what we are basically doing इस वाले अप्रोच में। तो इस वाले अप्रोच में what we will do, let me split the point. So इस वाले अप्रोच में what we'll basically do is कि मैं for loop लगाऊंगा if ARRI is more than equal to max so far, कि अगर मेरा करंट कॉलम का हाइट अगर ज़्यादा रहा, ऑलराइट, तो फिर मैं मेरा आंसर जो है उसको कंप्यूट करूंगा कि ANS प्लस विल बी काउंट सबमर्ज इनटू मैक्स सो फार माइनस सबमर्ज्ड एरिया, क्योंकि एज आई सेड ANS की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो वी डू दिस व्हेन वी एनकाउंटर अ न्यू मैक्स, कि मेरा एक नया हाइटेड कॉलम आगे बीच में, तभी ये वाला केस होगा, वरना द अदर केस दैट इज अगर मेरा कॉलम इज गेटिंग सबमर्ज्ड तो मेरा सबमर्ज्ड एरिया विल बिकम ARRI, क्योंकि वो कॉलम मेरे सबमर्ज्ड एरिया में आएगा कि वो अनऑक्यूपाइबल एरिया है, तो मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, काउंट सबमर्ज्ड का वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, राइट, सिंस मेरा और एक कॉलम सबमर्ज हो रहा है, तो अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो अनदर वन ऑफ माय कॉलम हैज बीन सबमर्ज्ड, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड ANS अगर लाइक इफ आई गेट अ न्यू मैक्स कॉलम, तो लाइक आई थिंक इट विल बी बेटर show it practical example. It's very short. So say mine is something like this, all right. तो मेरा इनिशियली मैक्स सो फार यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इनिशियली दिस इज द मैक्स वैल्यू दैट आई हैव, तो मैं यहाँ से राइट पे जाता रहूँगा। तो अगर मैं यहाँ से राइट पे जाता गया तो मेरा काउंट सबमर्ज का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे सबमर्ज्ड एरिया द वेरिएबल दैट वी टॉक्ड अबाउट बिफोर वो 1 हो जाएगा, राइट, सिंस यहाँ पर मेरा एक कॉलम एग्जिस्ट एंड ये सबमर्ज होगा बट इट्स एरिया और इट्स वॉल्यूम कांट बी ऑक्यूपाइड बाय वाटर, तो मैं वो वैल्यू बढ़ाऊंगा एज आई सेड, यहाँ पर 4 हो गया, बट यहाँ पे आई एम ऑक्यूपाइंग अ न्यू कॉलम, राइट, ये जो कॉलम रहेगा दिस विल बिकम माय न्यू वैल्यू ऑफ मैक्स। इसके राइट साइड को जितना भी पानी है, इसके राइट साइड को जितना भी पानी रहेगा, ऑल ऑफ दैट वाटर, ठीक है, इसके राइट साइड को जितना भी पानी रहेगा ऑल ऑफ दैट वाटर विल बी बाउंड बाय दिस वन। पहले ये बाउंडिंग बॉक्स बाउंडिंग हाइट था मेरा, भी ये बाउंडिंग हाइट है, तो मेरा मैक्स इस केस में बाउंडिंग हाइट इसलिए बिकॉज एज यू रिमेंबर हम लोग ने पीक करके एक वैल्यू निकाला था, राइट, वी हैड फाउंड आउट अ वैल्यू कॉल्ड एज पीक। तो मेरा जो मैक्स का वैल्यू रहेगा व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माय मैक्स विल ऑलवेज बी माय लिमिटिंग हाइट, क्योंकि मेरा जो पीक है इट विल बी द हाईएस्ट हाइट मेरे पूरे एलिवेशन मैप में। तो हाँ, तो बेसिकली यहाँ तक आई इंक्रीज सिंस नाउ माय करंट मैक्स इज लोअर देन ये ARRI का वैल्यू, मैं मैक्स का वैल्यू अपडेट करूंगा इस पे, एंड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज स्टोर्ड उसका वैल्यू भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसका वैल्यू अपडेट करना है तो व्हाट वी विल यूज अगेन द ओल्ड फॉर्मूला, total number of columns submerged into my old max का value minus submerged value, which will be 11, right? So if we actually try to find that out here, तो यहाँ पर 3 water होगा, यहाँ पर 3 water होगा, यहाँ पर 3 minus 1 2 waters रहेगा, and यहाँ पर again 3 amount of water रहेगा। 3 plus 3 will be 6, 6 plus 2 will be 8, while 8 plus 3 will be 11.
तो या हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द कोड इसमें. सो लेट मी जस्ट, तो मैंने वही किया इसमें कि अगर मेरा करंट कॉलम का वैल्यू लेस देन मैक्स सो फार, तो सबमर्ज्ड एरिया में उसकी हाइट ऐड कर दो एंड नंबर ऑफ कॉलम सबमर्ज्ड है वो बढ़ा दो. अगर मुझे नया कोई मैक्स कॉलम मिला, कुछ नया मैक्स कॉलम, कोई ऐसा कॉलम मिला जिसका हाइट इज मोर देन मैक्स सो फार, तो मेरे ANS विच इज द वैल्यू दैट इज स्टोरिंग माई आंसर, उसको अपडेट कर दो, मैक्स सो फार की वैल्यू को अपडेट कर दो, एंड then obviously I will have to reset count submerged and submerged area again to 0. So that's what I'm doing this if statement में. अब ये तो हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द पीक के लिए. द सिमिलर थिंग विल हैव टू डू ऑन द राइट साइड टू. तो मैं सेम चीज कर रहा हूँ यहाँ पे. ये तो लेफ्ट साइड के लिए हो गया, राइट साइड के लिए भी मैं पूरा सेम चीज कर रहा हूँ. बस मेरा इंडेक्सिंग चेंज होगा. मैं पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा था, मतलब आई वाज गोइंग फ्रॉम 0 टू पीक, तो मेरा I इनिशियली वाज 0 एंड it was becoming I plus plus. Abhi since I'm going right to left, my I will initially be n minus 1 and I will become minus minus 2. मुझे अंदर की साइड आना है, पीक के पास जाना है. I have to go right to left. So again हम लोग वही पूरा सेम चीज करेंगे, आंसर की वैल्यू को वापस अपडेट करेंगे. अगर एक नया कॉलम मिला जिसका हाइट ज़्यादा है तो वी आर अपडेटिंग हम लोग के आंसर का वैल्यू. अगर ऐसा कॉलम कोई नहीं है कि करंट कॉलम का हाइट इज लेस देन द करंट मैक्स हाइट, तो हम लोग सबमर्ज्ड एरिया को बढ़ाते हैं विद कॉलम हाइट एंड काउंट सबमर्ज्ड का वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं. दिस इज अ लॉट बेटर सॉल्यूशन सिंस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, क्योंकि हम लोग बस एक ही बार, देयर आर नो नेस्टेड फॉर लूप, बस सिंगल फॉर लूप्स यूज कर रहे हैं. एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल come out as O of 1 since we are not using any additional space to store anything, like we are not creating any new arrays to store हम लोग का लेफ्ट मैक्स या राइट मैक्स का वैल्यू और एनीथिंग. ड्यू टू दिस इट्स अ लॉट बेटर अप्रोच. तो डज एनीवन हैव एनी डाउट इस वाले में? नहीं. Okay, so we will be ending with today's session. If anyone has any doubt, feel free to ask on the Bigo Club ka group. And yeah, till next time. Bye bye guys.